आज ग्रेविटेशन के 2 सैंपल क्वेश्चन और करते हैं। गेट रेडी। हाँ ओके, हमारे पास एक रिंग है, ये हमारे पास एक रिंग है और इसके एक्सियल डायरेक्शन में यहाँ से x दूर यहाँ पर एक स्मॉल m मास है। यस, इस रिंग में m मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये m मास की जो रिंग है इस स्मॉल m मास को कितने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से खींचेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ये सबसे पहले ये वाला हिस्सा भी इस मास को अपनी ओर खींचेगा, ये वाला हिस्सा भी इसको अपनी ओर खींचेगा, रिंग का हर एक हिस्सा इस मास को अपनी ओर खींचेगा। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे बहुत मुश्किल हो रहा है इस क्वेश्चन को करना और आपको कहीं ना कहीं ये सेंस हो गई होगी इंटीग्रेशन ही एकमात्र तरीका रहेगा। ये सुनो, तो इसके लिए जो तरीका रहता है वो ये है कि हम डायमेट्रिकली अपोजिट 2 छोटे छोटे सेक्शन ले लेंगे। यहाँ मैंने DL छोटे से सेक्शन का एक या DL विड्थ का थिकनेस का हमने एक छोटा सा सेक्शन लिया। यहाँ भी हम लोगों ने DL विड्थ का एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, डायमेट्रिकली अपोजिट है। उसके पीछे रीजन है उसके भी कि हम इस क्वेश्चन को और इजी करना चाहते हैं। तो अब ये वाला जो हिस्सा है ये इसको अपनी ओर खींचेगा यहाँ को, और ये वाला हिस्सा इसे अपनी ओर खींचेगा इस तरफ को। ये सुनो, और डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में भी वही डिस्टेंस होगा सिमेट्री से। तो डेफिनेटली जो फोर्स ये ऊपर वाला हिस्सा लगाएगा वही फोर्स ये नीचे वाला हिस्सा भी लगाएगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर ऐसा है, आपने वेक्टर्स में सीखा हुआ इसके कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, और अगर मैं इनके कंपोनेंट्स बनाऊं तो आपको पता है DF का कंपोनेंट एंगल की तरफ और एंगल के अगेंस्ट, तो एंगल के अगेंस्ट कितना हो जाएगा DF साइन थीटा और एंगल की तरफ DF कॉस थीटा। वहीं पर इस DF का भी एंगल के अगेंस्ट जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा DF साइन थीटा, और एंगल की डायरेक्शन में कितना होगा DF कॉस थीटा। सो यहाँ से हमें पता लगा ये DF साइन थीटा कैंसिल हो गए। जो नेट एक्सियल डायरेक्शन में सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है इन 2 छोटे छोटे सेक्शंस के कारण वो कितनी हो जाएगी 2 DF कॉस थीटा। दैट इज किसी एक के कारण DF कॉस थीटा, 2 के कारण 2DF कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हमें पता लगा यहाँ DF फोर्स लग रही थी, यहाँ DF फोर्स लग रही थी, ये दोनों सेम होंगे सिमेट्री के कारण। DF का कंपोनेंट थीटा की तरफ DF कॉस थीटा, DF का कंपोनेंट थीटा के अगेंस्ट DF साइन थीटा। सिमिलरली इस DF के साथ भी एंगल की तरफ DF कॉस थीटा, एंगल के अगेंस्ट DF साइन थीटा। DF साइन थीटा DF साइन थीटा कैंसिल हो गए, DF कॉस थीटा ऐड हो गए, 2DF कॉस थीटा एक्सियल डायरेक्शन में अंदर की ओर फोर्स। ये सुनो, क्या यहाँ से पता लगा कि इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं और इनके एक्सियल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाते हैं। अब इसे जरा ध्यान से देखना, ये रिंग ऐसी नहीं है, ये रिंग ऐसी है, और इस रिंग में हम लोगों ने अभी कौन कौन से सेक्शन लिए थे, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। सो इस पूरी रिंग में हम लोगों ने ये ऊपर वाला सेक्शन लिया था और ये नीचे वाला लिया था और इस पर फोर्स निकाली थी। ये ऊपर वाला सेक्शन इसको अपनी ओर खींच रहा था, ये नीचे वाला सेक्शन इसे अपनी ओर खींच रहा था। ये सुनो, सिमेट्री से ये फोर्सेस सेम होंगे और इन फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स थे एंगल की तरफ कॉस, एंगल के अगेंस्ट साइन, उसका भी एंगल की तरफ कॉस, एंगल के अगेंस्ट साइन, और ये DF साइन थीटा कैंसिल हो गया था और हर एक के कारण DF कॉस थीटा एक्सेल में आ गया था। जो इन 2 डायमेट्रिकली अपोजिट सेक्शंस के कारण हुआ वो हर 2 डायमेट्रिकली अपोजिट सेक्शन के कारण होगा। तो यहाँ मैं 2 डायमेट्रिक अपोजिट सेक्शंस ले लूंगा अगर, तो उनके साथ भी क्या होगा, यहाँ वो मास है छोटा सा स्मॉल m, और यहाँ मैंने 2 छोटे छोटे DL सेक्शंस लिए फिर से। अब क्या करेगा, ये DM को, ये वाला DL सेक्शन अपनी ओर खींचेगा यहाँ को, और ये वाला DL सेक्शन खींचेगा अपनी ओर यहाँ को। ये सुनो, वंस अगेन एंगल की तरफ कॉस कंपोनेंट, एंगल के अगेंस्ट साइन कंपोनेंट फिर से कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे कोई भी 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट ले लूं, ये दोनों या 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 ये दोनों, कोई भी 2 सेक्शन ले लूंगा तो क्या होगा, हर बार एक्सियल कंपोनेंट सर्वाइव कर जाएगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हर एक सेक्शन के कारण सिर्फ DL कॉस थीटा सर्वाइव कर रहा है और DL साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हमें यहाँ से पता लगा कि व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। तो ये जब हमें यहाँ से पता लगा कि किसी एक सेक्शन के कारण DF कॉस थीटा ही हमें मिल रहा है कहाँ की ओर, एक्सियल डायरेक्शन में। अब इसी को हम यूज़ करने वाले हैं कैसे, कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिए, हम लोगों को पता है किसी एक सेक्शन के कारण ड्यू टू 1
सेक्शन, जो फोर्स लग रही है स्मॉल m पे वो कितनी लग रही है, df cos थीटा। और ये df कितना होगा, ये df कितना है, इट विल बी नथिंग बट पहला मास जो भी इसमें मास होगा, इस छोटे से सेक्शन में डेफिनेटली dm मास होगा, पूरी रिंग में कैपिटल M है, इस छोटे से सेक्शन में डेफिनेटली कुछ छोटा सा मास होगा। सो ये छोटा सा मास dm इनटू ये वाला मास बाई इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक। अगर ये x है और ये अगर हमारा रेडियस है, मान लीजिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो पाइथागोरस से क्या होगा, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। सो कैपिटल G, सो जो छोटा सा फोर्स है ये वाला सेक्शन इस पे लगा रहा है वो कितना होगा, कैपिटल G, पहला मास जो इस DL सेक्शन में है dm, दूसरा मास स्मॉल m बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कौन है, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास df आ गया। अगेन dm कितना होगा, dm निकालना अब तक आप लोग सीख गए होंगे शायद यूनिटरी मेथड से। पूरे 2 पाई r इस रिंग के 2 पाई r सर्कमफेरेंस में, पूरे 2 पाई r सर्कमफेरेंस में कितना मास है, कैपिटल M मास यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। पूरे 2 पाई r सर्कमफेरेंस में m मास, तो यूनिट लेंथ में कितना फैला हुआ है, यूनिट लेंथ में m बाई 2 पाई r मास फैला हुआ है। तो dl लेंथ में कितना, तो dl लेंथ में फैला होगा m बाई 2 पाई r इंटू dl। ये सोनो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, dm हमने कैलकुलेट कर लिया इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, जिसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। पूरे 2 पाई r सर्कमफेरेंस में कितना मास है, m मास है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, यूनिट लेंथ में होगा m बाई 2 पाई r, तो dl लेंथ में कितना होगा, m बाई 2 पाई r इंटू dl, जो कि dm की जगह यहाँ पर आ जाएगा। सो हमारे पास df कितना आ गया, सो df या df cos थीटा कितना आ गया, सो df cos थीटा will be nothing but capital G dm कितना है, m बाई 2 पाई r dl, m बाई 2 पाई r इंटू dl इंटू स्मॉल m बाई x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, df। आगे cos थीटा भी है, आगे cos थीटा भी है, सो हम लोग क्या करेंगे, आगे cos थीटा के लिए देखिए इसमें से cos थीटा कितना होगा, अगर ये थीटा है जो कि आपको यहाँ पता है, तो cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस था हमारा यहाँ से यहाँ तक x, सो cos थीटा की जगह x बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। सो ये हमारे पास df cos थीटा आ गया किसी भी एक सेक्शन के कारण, और ये आपके सामने है। तो फिर इसका मतलब टोटल फोर्स कितनी होगी, टोटल फोर्स जो लगेगी पूरी रिंग के कारण इस पर वो होगी, ऐसे सारे सेक्शंस के कारण जो लगेंगे हर एक के कारण कितना लग रहा है, df cos थीटा। तो टोटल फोर्स नथिंग बट इंटीग्रेशन किसकी, किसी एक के कारण जो फोर्स है, और वो कितनी है, df cos थीटा। और df cos थीटा कितना है, ये सब, दैट इज कैपिटल G कैपिटल M dl स्मॉल m बाई 2 पाई r, यस, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 बाई 2। यस, बेस सेम है, 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2, सो इट विल बी नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये वाले टुकड़े की भी फोर्स निकालनी, यहाँ की भी निकालनी, यहाँ की भी निकालनी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी। इसका मतलब कहाँ से, जीरो से लेकर पहला टुकड़ा जीरो पे और आखिरी टुकड़ा ऐसे ऐसे करके फाइनली फिर यहाँ तक। तो हमें इंटीग्रेशन जीरो से लेकर 2 पाई r तक करना है। सो ये हमें टोटल फोर्स देगा, और ये हमने कुछ नहीं किया, df cos थीटा सबके कारण निकाला। df cos थीटा पहले निकाला एक के कारण, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया। हर एक के कारण जो df cos थीटा है वो सब ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब ही समेशन होता है। तो हर एक के कारण यहाँ से लेकर यहाँ तक हर छोटे सेक्शन के कारण जो df cos थीटा है उसका समेशन, उसी का इंटीग्रेशन। यस और नो? तो ये हमें पता लगा कुछ इस तरह से। जब हम इसका फोर्स निकालेंगे, अब इसके बाद से यहाँ निकालते हैं। सो ये जो फोर्स होगा उसमें कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लेते हैं, G बाहर, कैपिटल M बाहर, स्मॉल m बाहर, इसके अलावा 2 पाई r बाहर। कभी भी इंटीग्रेशन से पहला काम करो, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 भी बाहर, ये हमने सब बाहर निकाल लिए।
और जैसे हम लोगों ने ये सारे बाहर निकाल लिए, डीएल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रह जाएगा, 0 से 2 पाई आर। सो डीएल का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर, डीएल 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 0 से लेकर 2 पाई आर तक समेशन। सो मैंने बताया था इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, तो डीएल का समेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई आर। तो सारे डीएल का समेशन 0 से 2 पाई आर, और वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। सो दैट विल बी नथिंग बट 2 पाई आर। आप समझ गए होंगे, इट विल बी 2 पाई आर। इज इट ओके? सो ये हमें पता लगा कि कुछ इस तरह से यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। हमारे पास जो f आ गया, f इज नथिंग बट कितना आ गया, g m बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। किसी रिंग के कारण जिसमें कैपिटल M मास है, x दूर स्मॉल m पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो है g कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम हमारी जो ये रिंग थी, इस रिंग को पॉइंट मास बनाते हैं। कैसे, r को 0 लेकर। अगर मैं इसका रेडियस 0 कर दूंगा और इस पूरी रिंग क्या हो जाएगा, रिंग एक पॉइंट मास बन जाएगा। जैसे ही मैं इस r को 0 कर दूंगा, अगर रेडियस इसका 0 कर दूंगा, तो सारा का सारा m मास 0 रेडियस का सर्कल जो कि एक पॉइंट मास बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और तब फोर्स क्या बन जानी चाहिए इन दोनों के बीच में, कैपिटल G स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इस r में 0 रखता हूँ, तो मैं 0 जैसे इसमें रख देता हूँ, देखो यहाँ पर r में 0 रख दिया, तो अब आपको पता है क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल G पहला मास दूसरा मास एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यस, मुझे लगता है एक x हमारा छूट गया था, ये वाला x हमारा छूट गया था शायद, तो ये x भी आना चाहिए था आंसर में यहाँ पर। ये देखो हम चेक कर रहे थे तो उससे कितना फ़ायदा हुआ, ये वाला x हमें पता लगा कि हमने छोड़ दिया था, तो ये x यहाँ रहेगा, ये x यहाँ आ गया। और अब आपको पता है एक x यहाँ पर है, और यहाँ से 2 कट गया, और x से x क्यूब कट गया, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। हमारे पास आंसर कितना आ गया, g mm बाई एक्स स्क्वायर, जो कि आपको पता है दो मासेस के बीच में जो x दूर हैं उनके बीच में फोर्स कितना होता है, g mm बाई एक्स स्क्वायर। सो क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिंग और एक पॉइंट मास के बीच में हमने फोर्स निकाली। यस, इंटीग्रेशन भी था, और साथ साथ हमें पता है कि किस तरह से थोड़ी ज्योमेट्री भी हमें आनी चाहिए थी, और साथ साथ हमें पेशेंटली आगे बढ़ना है और आंसर निकाल लेना है। ये सुनो, तो प्लीज बिठा दीजिए। चलिए एक और सैम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं। इस सैम्पल क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से एक स्फेयर है, और इस स्फेयर में हमारे पास से 4m मास है, और इस 4m मास में से हम लोगों ने क्या किया, एक स्फेयर काट दिया। ये वाला वो स्फेयर है जो हमने इसमें से काट दिया। इस जो मेन स्फेयर था जिसमें 4m मास था, उसका रेडियस r है, और इसमें से r/2 रेडियस का हम लोगों ने स्फेयर काट दिया। तो आप समझ गए होंगे, ये जो ब्लू कलर वाला है ये हम लोग रिमूव करेंगे, और बाकी बचा हुआ अब जानते हैं कितना रह जाएगा, वो रेसिड्यूल स्फेयर जो हमारे पास होगा वो बाकी का रह जाएगा। ये जो पूरा स्फेयर है, यहाँ से d डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से d डिस्टेंस दूर एक स्मॉल m मास है। तो ये जो हमारे पास पूरा स्फेयर है, इसके सेंटर से d डिस्टेंस दूर एक स्मॉल m मास है। हमसे पूछा गया जब हम ये वाला एक स्फेयर काट के हटा देंगे तो बचे हुए स्फेयर का कितना फोर्स इस स्मॉल m पे लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन बहुत क्लियर हो गया होगा। यस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके लिए ट्रिक क्या होगी, पहले पूरे स्फेयर का फोर्स निकाल लेंगे उस स्मॉल m पे, और फिर वो जो काटा वाला है उसका फोर्स निकाल लेंगे स्मॉल m पे। पूरे फोर्स में से काटे वाले स्फेयर का फोर्स माइनस कर देंगे, तो काटने के बाद जो रिमेनिंग स्फेयर है उसका फोर्स आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है। पूरे स्फेयर का पहले उस पर फोर्स निकाल लेंगे, फिर काटे वाले स्फेयर का, वो ब्लू वाला जो स्फेयर है जो काट के अलग करने वाले, उसका फोर्स निकाल लेंगे। पूरे स्फेयर के फोर्स में से काटे वाले स्फेयर का फोर्स हम माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, काटने के बाद जो रिमेनिंग स्फेयर है उसका फोर्स आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है, राइट। तो यहाँ से हमें कैसे करना चाहिए, आई थिंक अब आपको पता है मैथ्स रह गया, और आपको पता है फॉर्मूला एक ही है, और वो आप शेल थ्योरम भी लगा देंगे इसमें, स्फेयर का सारा मास सेंटर पे लगा रखकर, और फिर आप जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूरे स्फेयर का जो इस पे फोर्स होगा वो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है जो
रिमेनिंग स्फेयर है या रेसिडुअल स्फेयर है काटने के बाद, वो जो फोर्स लगाएगा इस m पर, दैट इज नथिंग बट फोर्स ड्यू टू टोटल स्फेयर माइनस फोर्स ड्यू टू जो यहां से हम काट कर अलग कर रहे हैं या रिमूव्ड स्फेयर. सो टोटल स्फेयर का फोर्स माइनस रिमूव्ड स्फेयर का फोर्स इज नथिंग बट काटने के बाद जो रिमेनिंग स्फेयर है उसका फोर्स. सो टोटल स्फेयर के कारण इस पे जो फोर्स होगा वो होगा कैपिटल G. पूरे स्फेयर का मास 4m, इसका मास स्मॉल m बाई इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी है d स्क्वायर. सो ये हमें पता लगा माइनस ये जो रिमूव्ड स्फेयर है उसका इस पर फोर्स, और वो क्या होगा कैपिटल G. इस रिमूव्ड वाले स्फेयर का मास मान लीजिए कितना है m डैश, जो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे m डैश, छोटा वाला मास स्मॉल m बाई इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी होगी d माइनस r/2. d यहाँ से यहाँ तक है और d में से अगर हम r/2 माइनस कर लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आ जाएगी जो हमें चाहिए इन दोनों के बीच में. आपको बताया इसके और इसके बीच में फोर्स चाहिए तो इसके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेंगे. जब पूरे स्फेयर और इसका के बीच में फोर्स चाहिए थे तो इसका सेंटर और इसके बीच का डिस्टेंस d लिया था जो कि d स्क्वायर था. अब इसके और इसके बीच में फोर्स चाहिए तो इसके सेंटर और m के बीच में हम डिस्टेंस लेंगे, और वो डिस्टेंस ये है, और वो कैसे निकलेगा d माइनस r/2 का स्क्वायर, d माइनस r/2 का होल स्क्वायर. अब ये m डैश कैसे निकलेगा, m डैश फिर से यूनिटरी मेथड से निकलेगा, और यूनिटरी मेथड आप देख रहे हो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा. यस, पूरे 4/3 पाई r³ वॉल्यूम में कितना मास है, कैपिटल 4m है. तो पूरे 4/3 पाई r³ वॉल्यूम में 4m मास है, तो यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो होगा 4m बाई 4/3 पाई r³. अगर यूनिट वॉल्यूम में इतना मास है तो आपको पता है ये जो वॉल्यूम हमें यहाँ दिख रही है नीले वाले स्फेयर की जो काट के अलग कर दिया है उसके वॉल्यूम में कितना मास होगा 4/3 पाई. इस नीले वाला जो रिमूव्ड स्फेयर है उसका रेडियस कितना r/2, 4/3 पाई r/2³. इस स्फेयर का मास कितना होगा, यूनिट वॉल्यूम का इतना, तो इतने वॉल्यूम का कितना 4m बाई 4/3 पाई r³ इंटू 4/3 पाई r³ बाई 2 का क्यूब कितना होता है 8. सो 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ कट गया, 4 2 8 होता है, और यहाँ से हमारे पास शायद पूरा देखने पर मुझे दिख रहा है m/2. इसका मतलब m डैश कौन है, m डैश है m/2. मैं चाहूँगा कि आप ये यूनिटरी मेथड पे काफ़ी प्रैक्टिस कर लें. आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, ठीक है. तो हमें पता लगा ये जो काटा हुआ मास है वो कितना m/2 है, और वो यहाँ पर आप डाल देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा. मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा. तो मेन फंडा क्या था, अगर कभी भी किसी बॉडी में से कोई बॉडी रिमूव कर दी है और अब पूछा है कितना फोर्स है, तो आप पहले पूरी बॉडी का फोर्स निकाल लीजिए उस पर, और फिर उसके बाद काटी बॉडी का फोर्स निकाल लीजिए. पूरी बॉडी के फोर्स में से काटी वाली बॉडी का फोर्स माइनस कर दीजिए, आपके पास रिमेनिंग रेसिडुअल बॉडी का फोर्स आ जाएगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और यूनिटरी मेथड बार बार आ रहा है. पूरे वॉल्यूम का मास 4m, तो यूनिट वॉल्यूम का इतना, तो इतने वॉल्यूम का मास कितना है, क्योंकि पूरे का तो मास दिया था 4m, पर वो जो काटे वाले का उसका मास नहीं दिया था, वो आपको उसके रेडियस से पता करना था, और वो कैसे यूनिटरी मेथड से. और हाँ, यस, इस क्वेश्चन में ये अज्यूम्ड है कि पूरे स्फीयर पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है.